Back to Ansarkari. In today's newspaper discussion, we will be taking up the important articles from the newspaper of 7th October 2024. So, the first article is regarding the field of education. कि कैसे इसमें जो NIRF और the National Institute Ranking Framework है, कैसे although it does encourage the colleges and the various institutions to enhance their infrastructure and quality education, but similarly, there also exists the certain need to streamline and refine these rankings किन फैक्टर्स पर ये बेस्ड होती हैं so that they can be more inclusive and equitable. So here the first thing is regarding the differences that is mentioned here कि कैसे जो northern areas specifically Delhi for that matter कि it majorly focuses upon the undergraduate and graduate and postgraduate courses. लेकिन जो South India है there the research is more focused upon तो एरिया वाइज एंड सिग्निफिकेंट एक जो अभी चेंज यहाँ पे इज ऑल्सो मेंशन्ड इज रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एज अ सेपरेट कैटेगरी ताकि उनमें ज्यादा फोकस can be provided on those. Further, the other measures that are suggested here are regarding the focus on the quality education that is provided rather than just the infrastructure and also regarding the socio-economic status and the demographic constrictions. तो उनको ध्यान में रखते हुए there must be the justice and fairness की practice should take place here. And we also read regarding education itself कि कैसे जो higher institutions है they must also be set up in the tier 2 and tier 3 cities with a lot of investment from the private sector as well. कैसे वो और ज़्यादा enhance कर सकता है the number of seats and the opportunities for the skill enhancement of individuals. तो next is regarding Telegram. तो how has मतलब Telegram? में NIRF है, Hmm. उसमें बहुत इसमें क्या लिखा हुआ है कि ईच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर इंटेंजिबल नॉन कॉग्निटिव ट्रेड्स एज अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब कि NIRF में जो एक कॉर्पस है 50,000 करोड़ रुपीज विच हैज टू बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्रूविंग इट्स ओन एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च फंडिंग। लेकिन जो ट्रेडिशन हेरिटेज और कल्चर है अलग अलग यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ISM का डिफरेंट है, BHU बनारस का डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और ताकि जो इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक जो वैल्यूज है और ट्रेडिशन को प्रिजर्व भी कर सके, और जो न्यू स्किल्स चाहिए मार्केट ओरिएंटेड उसको भी इनकलकेट कर सके। तो इसमें वही डेटा बात कर रखी, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस गिव इम्पोर्टेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द फ्रेमवर्क दैन टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी हम लोग NRF का बात करते हैं या फिर व्हेन देयर इज अ इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द R&D, तो मोस्टली जो R&D का बजट होता है इट इज फॉर द लैंड एक्विजिशन एज वेल एज टू क्रिएट ए इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन कोर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो अगर 2,000 करोड़ रुपए तो उसमें 1,500 करोड़ सिर्फ लैंड खरीदने में जा रहा है और बिल्डिंग बनाने में जा रहा है, बाकी 500 सिर्फ जा रहा है R&D में। लेकिन जो जुड़ता है कि टोटल कितना खर्चा हुआ R&D में, तो 22,000 करोड़ रुपए लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कहीं ना कहीं हम लोग को जो क्वांटिफिकेशन है डेटा का उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं उस पर भी चेंजेस हैं। टेलीग्राम CEO पावेल डुरोव, उनको एक तरह से फ्रांस के अंदर में डिटेन किया गया था क्योंकि इसमें सेवरल क्वेश्चन वेर रेज्ड रिगार्डिंग द टेलीग्राम ओपिनियन ऑन द डेटा प्राइवेसी एज वेल एज डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। और टेलीग्राम अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, लेकिन क्या उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा? हर एक कंट्री का अनुसार ये क्वेश्चन उठा था। दैट इज वाई
Telegram slowly have changed its stance on the content moderation policy because Telegram is source for several illicit material. For example, IPR laws को वो violate करते हैं. बुक्स उसमें अवेलेबल होता है, पीडीएफ अवेलेबल होता है, मूवी अवेलेबल होता है डाउनलोड करने के लिए. तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सिस्टम है टेलीग्राम का, इट इज मिसयूज्ड बाय सर्टेन यूजर्स. तो मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट. तो मॉडरेशन करने क्या चाहिए? इट हैज डेजिग्नेटेड to this public designated grievance officer to deal with the public content which is not accordance with the application of IT regulation. This can be applied to all other social media companies, rather वो TikTok है, Facebook है, Meta है, किसी के लिए. IT Act 2000 is important, and the IT Act also gives the government power to notify the intermediary, because all these platforms are intermediary, because the moderation policies of the social media will be regulated by the company itself, but the user which is using the platform will be accountable. It has to be made responsible. To so that highly personal leaked media हो गया है, deep fake हो गया है, it can be avoided. तो से तो इसमें भी बैलेंस है कि if there is a increased regulation, if it will affect the overall freedom of expression and speech by using of the social media platform. तो दोनों साइड ऑफ टू साइड ऑफ द कॉइन्स है with regarding to the reasonable restriction as well as freedom of expression. Also, we can say that the role of fact check unit is also crucial here. Then we see that other concern was related to again selling illegal goods also on the Telegram platform by the search function, which is mentioned here, and also allegations related to financing of illegal activities was also one of the crucial points. Like earlier, they were not allowing the data or to basically the authorities. So now if there is a legal request for the same, like IP addresses or even the phone number, so that would be now a valid thing. वेदांता ग्रुप उसके चीफ है, उन्होंने बताया कि जो आयरन ओर कंपनीज है दे आर फेसिंग चैलेंजेस क्योंकि गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ अ ऑक्शन रिजीम टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन माइनिंग. लेकिन हर एक माइनिंग के जो रेवेन्यू है इट हैज टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट. तो जो ऑक्शन प्रीमियम है इट हैज इंक्रीज्ड. उसके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द माइनिंग सेक्टर इट हैज रिड्यूस्ड ओवर द ईयर्स. ऐसे फॉर एग्जाम्पल MMDR एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑक्शन रेजिंग. इसमें अलग अलग आयरन ओर के ब्लॉक सेट वॉज ऑक्शन अक्रॉस द इंडिया. लेकिन इसमें बात किया गया कि जो ऑक्शन का जो प्रीमियम है इट हैज इंक्रीज्ड, तो इसी कारण इट इज हर्टिंग द कंपनीज रेवेन्यू. एंड तो इसमें की कॉन्सेप्ट लिखा हुआ हर्ट्ज नॉन कैप्टिव माइन और यहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस. नॉन कैप्टिव माइन वो होता है कि इफ यू आर यूजिंग योर ओन माइन, द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है इट कैन बी यूज फॉर द अदर पर्पसेस एज वेल, और उसको बेच भी सकते. And when it comes to the iron ore mines in India, so for example, one is the Baladila mine, which is in Chhattisgarh. It is operated by NMDC, National Mineral Development Corporation. Then we have Barbil Koira Valley iron ore mines. This is in Odisha, in the Kendujhar and Sundargarh district. Then we have Kiriburu. It is in Jharkhand and Odisha, both the states. So it is operated by Steel Authority of India Limited. Then we have Thakurani iron ore mines in Odisha. So major ones are located in Odisha, Jharkhand. Then in Karnataka also we have the Kudremukh iron ore mines. This is in the Chikmagalur district. And yeah, so these are three states where we have prominently the iron ore mines located. Four states, I would say: Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, and Karnataka. Next.
when we discuss the status of civil war in Sudan, it is always news because of famine-like condition as well as constant civil strife between the military as well as civilian power structure within the country. तो नीचे कर रहे हो तो सूडान फिर मैप यहाँ पर नॉर्थ सूडान साउथ सूडान और की इसमें जो साइड्स है जैसे खार्तूम हो गए एल ओबेद हो गया तो इसमें साउथ जो सूडान है उसके अंदर में भी देयर इज अ स्ट्राइक बिटवीन द मिलिशिया एज वेल एज सुडानी आर्म फोर्सेस तो इट हैज लेड टू द displacement of 2 million people, which have sought refuge in neighboring countries to Chad, Libya, Egypt, Eritrea, Ethiopia, and Central African Republic. तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो वायलेंस है इसको रोकने का या फिर वायलेंस कंट्रोल करने का कर्तव्य किसके ऊपर है? तो क्वेश्चन अराइजेस कि मीडिएटर का रोल आता है यूएस एंड सऊदी अरेबिया एक दूसरा सिविल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी एक्सेस टू द वॉर जोन बट इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट तीसरा होता है फिर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द यूएन एज वेल अफ्रीकन यूनियन वो कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं सो दैट पीस कैन बी सिक्योर्ड बिटवीन द टू मिलिशिया वर्सेस सुडानीज आर्म फोर्सेस क्योंकि ऑलरेडी यूएन हैज डिक्लेयर्ड फैमिन इन द जमजम कैंप इन नॉर्थ दारफुर which host nearly 5 lakh IDP internally displaced person होता है IDP फूड सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है तो क्राइसिस हाफ ऑफ वर्स है लेवल फूड इनसिक्योरिटी हेवी रेनफॉल फ्लड्स cholera it has killed more than 200 people तो तभी अगर हम लोग मल्टीपल एक्टर्स है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी एज वेल एज नेबरिंग कंट्रीज उनका अगर रोल बढ़ेगा तभी जाकर के हम लोग पीस सिक्योर कर सकते हैं तो नीचे the map is important. And also, if we talk about the different refugee camps, so as mentioned, Western Sudan, which is the Darfur region. So one is the Zamzam camp, one is Kalma, and another is Otash. So ye prominent them. Then White Nile State. This is in the southern Sudan region. So it is having like Kashafa region, and the Jori camp is important here. And then one is in the capital region itself, Khartoum. तो एसएएफ हो गया सुडानी आर्म फोर्सेस और आरएसएफ हो गया मिलिशिया तो एसएएफ दे क्लेम दैट दे आर द की स्टेक होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट बट इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट लेकिन वो आर्म फोर्सेस है दैट इज व्हाई इट इज गेनिंग ग्राउंड अगेंस्ट द आरएसएफ दैट इज मिलिशिया तो उनके ऊपर एम्बार्गो लगा था इवन सैंक्शन भी लगा था लेकिन तब भी जो एसएएफ है it is gaining momentum or also it is the role of China, Russia and Serbia, UAE वो वो एक तरह से देख रहे हो वहां पर तो यहाँ पे mentioned है कि Sudan has been under the UN arms embargo since 2004, Darfur crisis. So it has recently been extended for another year. So इसको explain कर सकते हो थोड़ा औषित? आर्म्ड एम्बार्गो होता है इसमें if the country is under civil strife then role of UNSC comes into play और यूएनएससी के थ्रू या यूएन के थ्रू आर्म्स एम्बार्गो लगेगा तो कोई भी कंट्री इट विल नॉट सपोर्ट द प्रेजेंट कंट्री विच इज पुट अंडर द एम्बार्गो विथ आर्म्स एम्यूनेशन एक्सेट्रा लेकिन तब भी देयर हैज बीन रिपोर्ट दैट वेरिंग पार्टीज हैव बीन यूजिंग आर्म ड्रोन्स क्योंकि इलीगल चैनल के थ्रू अब पहुंचाया जाता है मोटास एम्यूनेशन प्रोड्यूस बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन चाइना ईरान रशिया सर्बिया सब चीज यूज हुआ तो एम्बार्गो बेसिकली लीगली हो गया है लेकिन यूज किया जाता तब भी So we can say that how this conflict would impact India's interest. One would be again the stability of these trade routes which are located in the Red Sea. That is going to be one of the major security concern that we can say. And we can secondly say that there can be increased instances of piracy as well.
पायरेसी एंड थर्ड वुड बी कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर अगर रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता है तो इंडिया का स्टेक है, एरिट्रिया में स्टेक है, इजिप्ट में ऊपर में स्टेक है, तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि इंटरनल स्ट्राइक वहां पर भी आएगा रेफ्यूजी के कारण। तो नेक्स्ट। तो कैंसर इट इज ए बर्डन ऑन द पॉपुलेशन, और मोस्टली जो कैंसर इट इज इंक्रीजिंग। जब हम लोग देखते हैं कैंसर डिटेक्ट करने के लिए तो इसमें तीन एस्पेक्ट होता है, एक होता है कि सेल्फ डायग्नोसिस, फिर क्लिनिकल, और एक और लैब होता है। तो सेल्फ डायग्नोसिस खुद से करना होता है, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर वो देख के बताते हैं, तो फिर बोलते हैं ब्लड रिपोर्ट चेक करवाओ, अपना बायोमार्कर चेक कराओ। बायोमार्कर मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, फैट्स, सब कुछ अगर चेक करते हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आता है वो लैब डायग्नोसिस हो गया। तो इसमें बात किया जा रहा है कि साइंटिस्ट वर्किंग ऑन अ वे टू डिटेक्ट कैंसर विद साउंड वेव। तो सिर्फ ब्लड रिपोर्ट और उसके थ्रू नहीं कर सकते, साउंड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो एक न्यू एक एस्पेक्ट होगा इसमें। तो इसमें अल्ट्रासाउंड बेस का बात हो रहा है। अबाउट 5 अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड सैंपल के अंदर में प्रोटीन चेंजेस या फिर कैंसर सर्कुलेटिंग कैंसर सेल, because the waves that is released by the ultrasound it can shred the circulating cancer cell or release the biomarker they contain into the blood। उसके बेसिस पर फाइंड कर सकते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल मेलेनोमा। अब मेलेनोमा जब होता है तो वहां पर देयर इज ए चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्किन, और वो जब प्रोलिफरेट करता है तो चाहे कैंसर सेल भी प्रोलिफरेट कर सकता है, तो उसके बेसिस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की एस्पेक्ट हो गया इसमें। And we talk about simple like properties of a sound wave. So firstly, sound wave is a mechanical wave. It always propagates through one of the mediums. It can be air, water, and solids. Then one is frequency. So first frequency, it is again determining the pitch of the sound, and the human hearing range is 20 hertz to 20,000 hertz. And beyond 20,000 hertz, it is known as ultrasonic. Below 20 hertz, it is known as infrasonic. Then second property is wavelength. So wavelength, it is measured in meters. The standard unit is that. Third is amplitude. So amplitude is determining the energy of the wave and loudness of the sound. So it is measured in decibels. Then we can measure the speed of the sound also. So it always travels through a medium. This is important. And so it is dependent upon the temperature also. Like in gases, sound travels faster in the warmer temperatures because particles, they move more quickly and they can transmit more of vibrations and the energy. So then we talk about the compression in the rarefaction region, where there is again in compression, there is high frequency. So another is the Doppler effect, which is related to the redshift and the blue shift. So it is Doppler effect occurs when the source of the sound and the observer is moving. So Doppler effect usually it measures the distance between these two, the source and the observer. So redshift is when they are moving apart to measure the farther distance, and blue shift is when they're moving closer. और रेड शिफ्ट, हाँ ठीक। तो जो लेफ्ट वाला इमेज है इट इज एन एग्जांपल हाउ द अर्बन फ्लडिंग कैन बी कंट्रोल्ड। इसमें लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर डिस्चार्ज टनल है तो टोक्यो का इट सर्वर्स अगेंस्ट द फ्लड ड्यूरिंग द हेवी सी रेन। जो भी ड्रेन स्टॉर्म वाटर होता है इट गेट पर्कुलेटेड इनटू द सॉइल, और इसको मूवमेंट करने के लिए ये बनाया गया वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है एक तरह से, और उसको स्टोर भी किया जाता है एक तरह से कलेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। Why is gold most desirable? तो एक तो इट इज डिजायरेबल बाय सेवरल सिविलाइजेशन। ज्वेलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट है, उनका जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ते रहता है। कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बफर प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम जो गोल्ड है इट इज डजंट सॉल्व इन स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड वेयर मोस्ट मेटल डू। और गोल्ड जो है वो एक तरह से इनर्ट मेटल भी है, वो रिएक्ट भी नहीं करता है
तो इसलिए जो पतले पतले पन्नी होते हैं वो भी खाते हैं लोग उसको, मिठाई और बाकी जगह लगा के। तो So, जो गोल्ड है, इट इज डक्टाइल, मैलेबल, कोरोजन रेजिस्टेंट, तो हर एक चीज में उनका रोल प्ले होता है। गोल्ड को good हम लोग यूज conductor. करते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर में, हाँ गुड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर में यूज करते हैं, इवन कंप्यूटर चिप्स के अंदर में, तो गोल्ड हर जगह यूज। And also we can say that the scarcity makes it more precious. And second reason can be investment in the gold as a hedge against inflation. So हम्म। that is also makes it more desirable. When we are seeing even recently, there's a trend that the central banks across different countries they are buying more of gold. And then South Africa has produced most of the world's gold since 19th century. But today the largest producer is China again. And then Ghana number 6. नेक्स्ट, इससे की एस्पेक्ट इज ग्लोबल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन द वर्ल्ड ऑर्डर सिंस वर्ल्ड वॉर टू हैज कोलैप्स्ड। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ यूएनएससी है और यूएनजीए हो गए, इट इज नॉट चेंजिंग और इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ अप टू 21st सेंचुरी स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि अभी जो भी वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन में हुआ, या फिर इजराइल हैज टॉक्ड अबाउट रिमूविंग और एलिमिनेटिंग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, यूती और हमास, तब जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, इट शुड हैव प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग ऑफ इशू, या फिर दोनों के बीच में मेडिएशन होना चाहिए, एज वेल एज जो चलते आ रहा है उसको कैसे हम लोग रोके, क्योंकि देर हैज बीन इंक्रीज सिविलियन कैजुअलिटी और रेफ्यूजीज क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं इन द मिडिल ईस्ट रीजन। प्लस इसमें बात क्या है कि देर वर्ल्ड इज दोनों के बीच में डिफरेंसेस और डीपनिंग हो रहा है, रशिया चाइना एक्सिस और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज हो गया। और कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इट इज ऑल्सो ड्राइविंग, तो इसको सोशल कंस्ट्रक्टिव हो गया थ्योरी, उसके अंदर बात होता है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑल्सो ड्राइव्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्शन हुआ, इट वॉज अनपॉपुलर, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है इसराइल के अंदर में, इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ प्रिजर्वेशन इन द मिडिल ईस्ट। दैट इज वाई इट इज फोकसिंग, जो भी कंट्री में पॉलिटिशियन आते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ द इविल हिजबुल्लाह, हमास, यूथी, एज वेल एज ईरान कंट्रीज। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या था कि देर हैज टू बी नेगोशिएशन वाया डिप्लोमेसी, एज वेल एज रोल ऑफ P5 कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ है ओवर द ईयर्स। फर्दर टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इट इज ऑल्सो यूजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द AI लेड वेपन्स। फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रोन जो रशिया यूक्रेन में दिखा, ऑटोमेटिक ड्रोन है कि ड्रोन के ऊपर में ग्रेनेड लगा करके उसको भेज दो और ड्रोन विल डिटेक्ट द टैंक एंड इट विल जस्ट कोलाइड विद इट। तो सब मशीन लेड है। तो कहीं ना कहीं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वॉज बिटवीन द मैन टू मैन, लेकिन अभी मशीन टू मशीन है। तो क्वेश्चन उठते हैं एथिकल, एथिकल वॉर क्वेश्चन उठता है, अनएथिकल वॉर क्वेश्चन उठता है भाई। नेक्स्ट, 3 टियर वॉर, उसमें क्वेश्चन उठता है इसमें कि जो October 7, 2023 में व्हेन हमास हैड अटैक्ड इजराइल, तो उसके बाद से इजराइल हैज यूज्ड, बोल सकते हैं, military campaign against the Hamas in Gaza, as well as it has increased its step to contain हिजबुल्ला इन लेबनन। और अभी 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 उन्होंने ग्राउंड अटैक भी किया है लेबनन के अंदर में, मिलिट्री इंटरवेंशन भी वहां पर है। तो यूएस वांटेड ब्रिंग सुन्नी अरब्स एंड इजरायली, टू पिलर्स ऑफ वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी, क्लोजर टू इट, टू रिशेप वेस्ट एशिया एंड आइसोलेट ईरान। लेकिन जो मर्डरस अटैक इन इसराइल हुआ उसके बाद जो हमास का जो रोल प्ले रहा, और प्लस उसके बाद का जो इंटरवेंशन था बाई इसराइल अगेंस्ट द हमास और पैलेस्टीनियन, तो पैलेस्टीनियन का जो एक केस है वो कहीं ना कहीं
अरब और इजराइल के बीच में जो पीस ट्रीटी होने वाला था आने वाले समय, या अब्राहम जो अकॉर्ड होने वाला उसका पोस्ट अब्राहम वर्ल्ड होने वाला था, वो कहीं ना कहीं उस पर अफेक्ट हुआ। तो करेंटली 41,000 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड, तो और 2.3 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम गाजा। तो एक डॉक्ट्रिन है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। तो इजराइल हैज अ different strategy with regarding to the several other key participant, for example Hamas, Houthi and Hezbollah in West Asia। कैसे इसराइल went to गाजा, तो दो ऑब्जेक्टिव था उनका, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, टू डिस्ट्रॉय हमास on to secure release of hostages which were captured during the raid by the Hamas in October 7th of 2023। प्लस सेकेंड लेयर हो गया कि इट हैज टू push Hezbollah from the border of the Lebanon and stop the Shia militia from launching rocket into the Israel in the upper Galilee region। तीसरा होगा कि जो हेड ऑफ ऑक्टोपस है, मतलब ऑक्टोपस का टेंटेकल्स है, तो फॉर एग्जांपल इन पूरा वेस्ट एशिया, तो जब व्हेन वी डिस्कस द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एशिया रीजन, तो उसमें ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन वी कैन टॉक अबाउट। तो उसके अंदर में ऑक्टोपस जो है इट इज ईरान, उसका टेंटिकल्स है ह्यूथी, हमास एंड हेजबोला। तो कहीं ना कहीं जो टेंटिकल जो ऑक्टोपस का हेड है, इट हैज टू बी रिमूव्ड, इट हैज टू बी वीकेंड। तो ये स्ट्रैटेजीज रहे, तो 3 tier स्ट्रैटेजी होगी। तो यहाँ पे if we talk about the three-tier एक war सेकंड, as it is mentioned, लेकिन ओवरऑल एक साल हो चुका है अभी तक में, तो जो ओवरऑल जो डिकैपिटेशन ऑफ हिजबुल्लाह लीडरशिप है अभी हाल फिलहाल हुआ, जब व्हेन इट हैज यूज्ड असैसिनेशन अगेंस्ट नसरुल्लाह। सेकंड कि इट हैज यूज्ड ग्राउंड इंटरवेंशन इन हमास कैप्चर गाजा स्ट्रिप। और थर्ड हो गया कि इट हैज रिटेलिएटेड, इट हैज सेड इट विल रिटेलिएट अगेंस्ट द ईरान्स रिलीज ऑफ रॉकेट इनटू द इजराइल लैंड। तो ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल होता है कि एस्केलेशन जब होगा तो जो वॉर है इट विल लीड टू द मोर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ सेवरल रीजन। फॉर एग्जांपल शिया सुन्नत कॉन्फ्लिक्ट इन इराक, सीरिया। सीरिया के अंदर में जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें और चेंजेस आएगा, क्योंकि इजराइल हैज जस्ट स्ट्रक डे बिफोर यस्टरडे इट हैज स्ट्रक द रशियन बेस इन सीरिया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इशू है। तो कहीं तो हमें देखना चाहिए कि वेस्ट एशिया का पर्सपेक्टिव से जो इंडिया का बहुत स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, वहाँ पर ऑयल सिक्योरिटी का है कॉन्सेप्ट, वहाँ पर रिफ्यूजीज है, वहाँ पर इंडिया का इमिग्रेंट है, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म नेशनल स्टेक है रिगार्डिंग द स्विच कैनाल, वो सब हैम्पर हो सकता है। बोलो मत। so I was saying कि three-tier war as यहाँ पे mentioned है, तो first tier would be again direct engagement between Israel and Hamas and Israel and Hezbollah. Second tier we can say can be the involvement of the proxy players like USA supporting Israel, and then we have Iran which is supporting again Hezbollah. Third tier would be the indirect impacts, or we can say the indirect participants in a way that the wider geopolitical and the geoeconomic impacts. For example, we have been seeing that crude oil prices have increased up till 20%. We are seeing that there is increased cost of again when it comes to shipping because of the longer trade routes that is to be taken via the Cape of Good Hope, and the overall stability in the Western Asian region, which would be impacting the diaspora, the investments, the civilian population. The basic human rights are getting violated. The civilian population is getting like they are dying because of this war, because of no fault of theirs. So this is, we can say that three-tier war can be understood in this manner. And when you talk about the octopus doctrine, so what are the key concepts? So one is that there is centralized control, but with distributed operations across multiple regions, or there are multiple points of attacks, as we are seeing in case of Israel attacking different locations, be it Gaza or at Hezbollah or Syria, as you just mentioned. And then we have the expectation of again, and the possibility that it might attack the nuclear installations in Iran, it might attack the ports, the oil drill facilities in Iran, which can have again major repercussions. Second is that there is multi-front engagement as again a feature of octopus doctrine, and there is more flexibility and adaptation when it comes to changing the strategy. For example, Israel had started to track down the devices
and the locations through the mobile phones. And then there were pager attacks as well. So it has been, we can say that flexibly and adapting the different strategies, which are again maximizing its own interest. Fourth, we can say that control and influence over other geopolitical and other geostrategic areas, be it intelligence or diplomatic or economic aspects. इसमें the question has been raised to both Israel and Iran that they have to reject eliminationist fantasy. मतलब कि Iran always talk about Shiite revolution through the use of tentacles, for example, Houthi, Hezbollah and Hamas in the whole Middle East region. और वो बात करते हैं कि it has to eliminate Israel. Similarly, Israel also talks about कि Iran should be denuclearized. Military intervention should be done in Iran to remove the regime, Shiite regime. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोट एंड कोट मुल्ला regime जो बोलते हैं उनको. तो दोनों के बीच में जो एक एलिमिनेशनिस्ट फैंटेसी है विद रिगार्डिंग टू ईच अदर, उसको रिमूव करना चाहिए और फंडामेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट इज ए मॉडर्न डे वॉर, और कहीं ना कहीं डैमेज जो होता है ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन एज वेल एज होल इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक एम ऑफ द सेवरल कंट्रीज इन दैट रीजन. तो उसको लेते हुए both has to accommodate each other ideas, और स्लो denuclearization का कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर there has to be talk. तो इसमें क्वेश्चन उठा कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड नेवर अंडरस्टूड हाउ टू एंगेज इफेक्टिवली विद ईरान. क्वेश्चन उठा था कि JCPOA होगा जिसके अंदर में ईरान विल से दैट इट विल यूज न्यूक्लियर फॉर अ सिविलियन पर्पसेस. लेकिन जब से JCPOA ट्रंप ने रिमूव किया तब से ईरान इट इज सेइंग दैट इट इज इनरिचिंग इट्स यूरेनियम कोर फॉर मोर देन 20%, 95% में बॉम्ब बन सकता है. तो अब ईरान के पास जब बॉम्ब आएगा इट विल थ्रेटन द ओवरऑल पीस इन दैट रीजन, बिकॉज किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है उस तरफ में, खाली पाकिस्तान के पास है, सऊदी अरेबिया के पास नहीं है. तो कहीं ना कहीं इसराइल बोलता है कि जो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब जब आएगा तो इट विल इफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर इन दैट रीजन. दैट इज वाई इकोनॉमिक सैंक्शन तो किया गया उसके ऊपर में, ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन तब भी उनका लॉन्ग टर्म जो एम है ईरान का विद रिगार्ड डेवलपमेंट ऑफ द बॉम्ब वो खत्म नहीं हुआ, वो आज भी उसे फोकस कर रहे हैं. और लॉन्ग टर्म इनका है कि हर जगह मिलिशिया के थ्रू आप शियाइट रेवोल्यूशन में फैला सकते हैं इन सीरिया इराक, वो भी खत्म नहीं हुआ. तो देयर इज अ फैंटेसी. तो फैंटेसी ये दोनों का जो है समटाइम इट इज वेरी आइडियलिस्टिक, इट इज वेरी नैरो थ्रू द लेंस ऑफ नेशनलिज्म, अल्टर नेशनलिज्म, और फ्रॉम द लेंस ऑफ जिहादिज्म और फिर रेडिकलाइजेशन. तो कहीं ना कहीं दोनों को अकोमोडेट करना पड़ेगा. And also, if we look into different like historical events, we study this eliminationist fantasies. For example, USA, it couldn't eliminate Taliban. It had to leave Afghanistan, but it couldn't eliminate Taliban. Secondly, we can talk about that Russia thought that it can eliminate, or it would simply and easily eliminate Ukraine within few days, but that couldn't happen. We are seeing that now we are close to completion of 3 years of this war, but still things have not improved, or again it couldn't prove successful as Russia thought. So similarly, यहाँ पे भी is as Israel thinks that it might eliminate Iran, और जो tendencies है वो weaken हो सकती है, influence weaken हो सकता है. So that is why we can say that we are calling it to be a fantasy. It couldn't be a reality. नेक्स्ट सेम कि इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टेक क्या है इन द रीजन. तो इसमें करंट साइकिल अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुआ. इट हैज टूक लाइव्स ऑफ 1200 इजरायलीज एंड डेथ ऑफ मोर देन 40,000 पीपल इन गाजा. 2 million people पैलेस्टीन हैव डिस्प्लेस्ड. तो क्वेश्चन उठता है हु स्टार्टेड इट. तो कोई नहीं है क्योंकि सेंचुरी ओल्ड ग्रीवांसेस है, एथनिक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर में एक दूसरे को रिलेटेड है. तो दोनों जो रिजीम है तेहरान एज वेल तेल अवीव, they are refusing to accommodate the aspiration of Palestinian people in uncompromising pursuit of absolute security. तो की वर्ड है uncompromising pursuit of absolute security. दोनों के लिए तेहरान चाहते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करे, तभी जाके पीस हो सकता है. तेल अवीव चाहते हैं कि उनका पूरा इजराइल उनके पास रहे, तब एब्सोल्यूट पीस सिक्योरिटी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं तो
यूएस इज द ओनली कंट्री विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू प्रमोट सीज फायर, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि दे हैज बैकिंग ऑफ द बिग इन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज उनका जो रोल रहा है विद द use of Israel in that region to promote hegemony through the use of Israel in मिडिल ईस्ट, कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंड रहा है कि इंडियन 10 मिलियन इंडियंस लिव, दे आर लिविंग इन गल्फ एज वेल एज इकोनॉमिक सेंसिटिविटी टू द ऑयल प्राइसेस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, और अगर कहीं ना कहीं ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगा, इट विल पर्कुलेट टू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूएई, बहरैन, ओमान, तो it will affect the overall strategic aim of India in that region for the peace and stability. तो कीवर्ड यहाँ पर है regarding restrained, uncompromising pursuit of absolute security, both for Tehran and Tel Aviv. Next. यहाँ पर की एस्पेक्ट आ गया, इसको एक बार लिख लेना। अक्टूबर 7 में जब रेड होता है इसराइल के अगेंस्ट में, उसके बाद से इसराइल हैड टॉक्ड अबाउट कंप्लीट सीज ऑफ गाजा। तो कीवर्ड कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, कि कुछ होना नहीं चाहिए, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो फ्यूल। और बात किया है गाजा के अंदर में 2.1 मिलियन पीपल हैव डिस्प्लेस्ड। 27 अक्टूबर में ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट होता है, एल सफा हॉस्पिटल और बाकी जगह में एक तरह रेड होता है। ह्यूथी मिलिटेंट है आल्सो अटैक्ड शिप्स, और कहीं ना कहीं वो जो रीजन है, it has led to the overall, it has threatened the trade security within the countries. इसराइल हमास फाइटिंग फॉर वीक्स पॉज करते हैं और स्वैप भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्स इसराइल टू प्रिवेंट जेनोसाइड, लेकिन वो उनके पास पावर नहीं है इन्फोर्समेंट करने का। ईरान एम्बेसी कंपाउंड इन डमास्कस हिट बाय इजराइल स्ट्राइक, फिर रिटेलिएशन होता है, हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल, ईरान फर्स्ट एवर डायरेक्ट अटैक ऑन इसराइल। फिर टैंक राफा के अंदर में जाते हैं, गाजा के अंदर में हमास के जो पॉलिटिकल चीफ है वो ही वॉज किल्ड। फिर इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, थाउजेंड ऑफ रॉकेट्स बैरल। उसके बाद फिर हिजबुल्लाह पेजर 17-18 सितंबर के अंदर में इट हैज एक्सप्लोडेड। फिर उसके बाद फिर इसराइल लॉन्चेस स्ट्राइक इन साउथ बेरू, किलिंग द हसन नसरुल्लाह। ईरान रिस्पॉन्ड बाय 180 मिसाइल। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो इट हैज बीन इंक्रीजिंग रादर देन डी एस्केलेशन, एस्केलेशन हो रहा है वॉर के बीच में, दोनों के बीच में। तो अ ईयर ऑफ वॉर इन वेस्ट एशिया। तो सिमिलरली ऐसे पॉइंट आउट किया गया कि रशिया चाहते थे कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दिया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यूएस का भी एम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसराइल का सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी तक में, 1 साल हो चुका है अभी तक में। और जो दोनों में पीस है, मेजर अरब पावर जैसे सऊदी अरेबिया एंड यूएई, वो बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक देयर हैज टू बी रीसेट इन द मिडिल ईस्ट। फॉर एग्जांपल आईएमईसी कॉरिडोर हो गया, या फिर मोर इंटीग्रेशन I2U2, या फिर अब्राहम अकॉर्ड हो गया। लेकिन तब भी पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी अरब स्टेट खड़ा नहीं हो सकता इसराइल के साथ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इट इज़ वेरी रिलीजियसली सैंक्शनड, और कहीं ना कहीं सेंचुरीज ओल्ड ट्रॉमा है दोनों कंट्री के बीच में। तो ये चैलेंजेस है दोनों। We can also China talk has about also the made a very significant diplomatic efforts in Middle East over the past year, जिसमें वो बात कर रहे थे फतह और हमास के बीच में रिकंसिलिएशन, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म हो नहीं पाया। जो कंट्री कर सकेगा, इट विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ द ट्रस्ट ऑन दैट कंट्री इन कमिंग डेज। तो इंडिया का एक रोल हो सकता है यहाँ पर जो करना मोरोमंच। I was saying कि we can discuss about कि just for the awareness कि what are the major weapons that has been used by Israel in this war so far, and what are different tactics also associated with them. For example, we have seen कि Iron Dome air defense system Israel का has proved highly effective in intercepting the rockets which has been launched by Gaza or be it by Hezbollah. Then there is David's sling. So this is also a medium to long range rockets and missile system. Then there is